आपको याद होगा कुछ समय पहले आपने जी बिजनेस परमिशन जीएसटी लॉन्च किया था। उस समय हमें भी मन में ये शंका थी, डर था कि 1 जुलाई को रोल आउट होगा या नहीं होगा, लेकिन जिस तरह का कंसेंसस आपने तैयार किया और जिस तरह से एक फर्म कमिटमेंट के साथ यू आर गोइंग अहेड विद द रोल आउट, आप क्या ये आपने सोचा था व्हेन यू स्टार्टेड दिस जर्नी? देखिए, इस देश की राजनीति में कई बार उदाहरण देखने को मिलते हैं कि एक अच्छे स्तर की मैच्योरिटी आती है। संसद में संविधान संशोधन से लेकर जो कानून बने, जो पुरानी सरकार का तैयार किया हुआ कानून इस सरकार तक चला, और उसके बाद जीएसटी काउंसिल जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री थे, अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लोग थे, उसने नियम बनाना, रेट्स तय करना, प्रक्रियाएं तय करना, सैकड़ों निर्णय लिए सर्वसम्मति से, कंसेंसस से। तो मैं मानता हूं कि इस देश में केंद्र और राज्य मिलकर काम करें और एक फेडरल संस्था का निर्माण करें। जीएसटी काउंसिल वो संस्था बनी। देश की राजनीति करने वाले लोगों ने, शासन चलाने वाले लोगों ने राजनीतिक विचारधाराओं और मतभेद के बावजूद भी एक विचित्र मैच्योरिटी दिखाई है, और इसलिए ये तभी संभव हो पाया है। अगर 4 या 6 राज्य अड़ जाएं कि हम इस चीज़ पे अपनी स्वीकृति नहीं देते तो निर्णय लेना फिर कठिन था। राइट, लेकिन अभी भी फिर क्या दिक्कत है? विरोध पक्ष में हम अभी भी सुन रहे हैं, अब और कुछ नहीं तो उन्हें 12 बजे रात में लॉन्च से दिक्कत है, कह रहे हैं हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। उम्मीद करता हूं कि इन मतभेदों को राजनीतिक दल छोड़ेंगे। कारण ये है कि इसमें कई केंद्र सरकारों का, राज्य सरकारों का, विभिन्न राजनीतिक दलों का केवल सहयोग नहीं रहा, सब में एक मत बना, और उसके बाद इसको दलगत राजनीति में खींच लेना है या इसको साझा मानना है। अगर किसी को किसी प्रक्रिया से बारे में शिकायत है तो सुझाव दे सकता है। उस सुझाव का निर्वाह भी मैं अकेले केंद्र सरकार नहीं करती, सभी राज्य और केंद्र मिलकर इकट्ठा करते हैं। राइट, तो ये जो इनफैक्ट एक जो सरप्राइजिंग बात है कि जीएसटी काउंसिल के ही कुछ मेंबर्स जो कि काफ़ी एक्टिव थे पूरे प्रोसेस को यहाँ तक लाने में, अब उनकी तरफ से भी मांग उठ रही है कि इसे डिफर किया जाना चाहिए। पोस्टपोनमेंट का सर्वसम्मति से डेट तय हुई 1 जुलाई की। बहुत ज़्यादा इसको डिफर करने की गुंजाइश भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी संभव नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक दृष्टि से भी अगर 15 सितंबर तक ये नहीं चलता तो फिर दूसरी कोई व्यवस्था रहेगी नहीं देश में, टैक्सेशन का वैक्यूम हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति तो हम अलाउ नहीं कर सकते। इसलिए 15 सितंबर से 2.5 महीने पहले इसको शुरू करना और 15 साल की चर्चा के बाद शुरू करना, सर्वसम्मति के बाद शुरू करना, तो ये तो अपनी प्रक्रिया बहुत अच्छी हो चुकी है। बट समवेयर डू यू फील अपसेट कि इतना कंसेंसस होने के बाद भी पॉलिटिसाइज किया गया है? राजनीति में तो हम लोगों को हर परिस्थिति का मुकाबला करना पड़ता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैच्योरिटी राजनीतिक दलों ने दिखाई है वो अंत में भी दिखाते रहेंगे। सर, अब जीएसटी की जो कुछ इंट्रिकसीज हैं उसकी बात करते हैं, क्योंकि जैसे आपने खुद कहा कि 2.5 महीने पहले ये प्रोसेस रोल आउट किया जा रहा है। इनिशियली थोड़े बहुत हिकअप्स तो होंगे, ऑलमोस्ट 70 लाख ट्रेडर्स हैं जो माइग्रेट हो भी चुका है। इनिशियली थोड़े बहुत हिकअप्स तो होंगे, ऑलमोस्ट 70 लाख ट्रेडर्स हैं जो माइग्रेट हो भी चुके हैं, और अभी भी कुछ तबका है जो बाकी है। सो एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ डिसरप्शन डू यू एक्सपेक्ट? आपको लगता है बड़ा होगा इसमें? जो जिसको हम डिसरप्शन शब्द कहते हैं, कोई भी स्टेटस को बदले तो उसको डिसरप्शन कहते हैं। आज मेरी 6, 7, 8 कानूनों के तहत मैं रिटर्न फाइल करता था, आज सब मर्ज हो गए, केवल एक रिटर्न होगी। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाकर इन पर्सन फाइल करता था, आज मुझे हर महीने केवल कंप्यूटर पे एक एंट्री करनी है और अपना जीएसटी नंबर देना है और मेरी सेल कितनी हुई वो करनी है, अगर आप बिजनेस टू कस्टमर कर रहे हैं, और वो बाकी मैचिंग अपने आप कंप्यूटर करेगा। अब इसमें आईटी व्यवस्था है, कई बार ओवरलोड हो जाएगी, ये सब विषय आएंगे, लेकिन आईटी में ये भी सलूशन देने की क्षमता भी है। तो जो आईटी के हिकअप्स आते हैं वो घंटों के अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं। आईटी की यही खूबसूरती है। उसके अलावा एक दूसरी व्यवस्था है कि बिजनेस करने का तरीका बदलेगा। तीसरा ये है कि आज तक जो व्यवस्था थी उसमें बड़े पैमाने पे इवेजन पॉसिबल था, इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस अधिक हैं, और इसलिए
व्यवसाय आपको औपचारिक तरीके से खातों के मुताबिक करना पड़ेगा। You expect compliance to improve going forward? Certainly a more efficient system leads to larger compliances. लेकिन जो पहला साल है उसमें कम से कम रेवेन्यू प्रोजेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू? मैं अभी नहीं कहूँगा कितने लोग रजिस्टर करते हैं, कितने पुराने माइग्रेट करते हैं, कितने नए लोग इसमें आते हैं, कंप्लायंस लेवल कितना होता है। पहले कुछ महीनों में हम थोड़ा रिलैक्सेशन भी दे रहे हैं समय सीमा का, जब तक लोगों को पूरा अभ्यास ना हो जाए। इनफैक्ट अभी भी जो कुछ ट्रेड बॉडीज़ हैं, चाहे अब जैसे टेक्सटाइल है, आज हमने देखा सिरेमिक्स इंडस्ट्री एक अपना अलग प्रोटेस्ट कर रही थी। अब इनकी जो शिकायतें हैं इसमें वाकई कितना वजूद है? बिकॉज आप खुद काफ़ी डेलीगेशन से मिले हैं, अकोमोडेट किया है। हम लोगों इसको आफ्टर ऑल ये जीएसटी काउंसिल में भी डेमोक्रेटिक लोग हैं, सब चुनी हुई सरकारों के प्रतिनिधि हैं और एक ओपन माइंड के साथ काम करते हैं। अब हजारों कमोडिटीज़ के रेट्स तय किए हैं। हमने उस रेट तय करने में 2 सिद्धांत फॉलो किए। पहला इक्विवेलेंस का, पहले कितना देते थे लगभग उसके बराबर ही हो, बहुत ज़्यादा फर्क ना आए। दूसरा रेवेन्यू न्यूट्रलिटी का, कि इतना भी कम ना करे कि सरकारों को ही घाटा हो जाए, सरकारें ही ना चल पाए। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई शिकायत है तो उसकी भी सुनवाई होती है। पहले एक फिटमेंट कमेटी है, उसको देखती है, वो फिर काउंसिल को अपनी सिफारिश देती है, फिर काउंसिल में तर्क होते हैं। कोई 60-65 कमोडिटीज ऐसी हैं जिसमें हमने डिसीजन रिव्यू भी किए हैं। रिव्यू किया गया। तो किसी को शिकायत है तो आकर अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दे, उस प्रक्रिया में उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। लेकिन दबाव में आकर कोई निर्णय बदला जाएगा, कल को सारा देश कह दे मैं टैक्स नहीं दूंगा, बहुत लोकप्रिय मांग है, और शासन के पास कोई साधन ना रहे, ये तो उचित नहीं होगा। बिल्कुल। इनफैक्ट ये तो खैर आपने सही कहा। अब एक बार जीएसटी रोल आउट होने के बाद 2 तरह के लोग होंगे। एक तो वो, अब जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमने देखा है कि पहले कंप्लायंस था ही नहीं, वो टैक्स भरना चाहते ही नहीं थे। तो एक उस तरह के कई तबके होंगे जिन्हें पिंच ये करेगा कि अब मुझे कंप्लाई करना पड़ेगा, मैं पहले देता नहीं था। अधिकतर लोग जो स्टेशन लेकर आते हैं, हमने देखा हम उतना लगा रहे हैं। लेकिन असली शिकायत ये है कि पहले था तो सही कागजों पे टैक्स, लेकिन उसको बाईपास करने के बहुत तरीके थे। आज वो तरीके कुछ कम हो गए, काफ़ी कठिन हो गए। लेकिन दूसरा तबका वो भी होगा जो वाकई कंप्लाई करना चाहता होगा, पर उन्हें शायद कुछ इनिशियल टेक्निकल हिकअप्स आए, तो क्या उनके साथ थोड़ा रिलीफ बरती जाएगी? हम लोगों ने उनको रिलैक्सेशन दिया। जुलाई की रिटर्न 10 अगस्त तक फाइल होगी। हमने कहा कि अगर आपको सीखने में समय लगेगा तो हमने 15 सितंबर तक टाइम दे दिया। अब केवल एक जीएसटीएन नंबर लेना कंप्यूटर एप्लीकेशन से बहुत सरल काम है, और उसके बाद अपने 1 महीने की सेल का डेटा उसमें डाल देना तो बहुत कठिन काम नहीं है। कोई छुपाने की कोशिश करोगे तो कठिनाई है, लेकिन स्पष्टता से करोगे कोई कठिनाई नहीं है। तो इसमें कठिनाई क्या है? राइट। इस काम के लिए हमने 2.5 महीने दे दिए कि अपने 1 महीने का आप डेटा डाल दो सिर्फ अपने जीएसटी नंबर के अगेंस्ट। दूसरा एक जो मुद्दा है कि कुछ कमोडिटीज़ जिन्हें फिलहाल स्टेट्स के रेवेन्यू प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर रखा गया है, चाहे पेट्रोलियम हो या फिर लेकर हो, बिकॉज दैट्स अ सेपरेट सोर्स फॉर देम। अब क्या आपके पास कोई विजन है कि उसे कब तक आप लाना चाहेंगे? देखिए, हम केंद्र की तरफ से जो चाहते थे सभी आ जाएं, लेकिन राज्यों का कंफर्ट लेवल नहीं था, इसलिए उस पर एक राय नहीं हो पाई। लेकिन मुझे लगता है कभी ना कभी राज्यों को मानना पड़ेगा, और विशेष रूप से रियल एस्टेट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। रियल एस्टेट इसलिए कि रियल एस्टेट में रेवेन्यू इवेजन बहुत बड़ा है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा होगा। कैश का कारोबार लोग बहुत अधिक करते हैं, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इनपुट्स पे आप टैक्स दे रहे हो, आपको आउटपुट के साइन पे इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा, तो आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो। ये कब तक प्रक्रिया चलेगी? ये तो राज्यों के हित में है कि शीघ्र उसको इस सर्कल में लाएं। मुझे लगता है जब जीएसटीएन की फंक्शनिंग नॉर्मलाइज कर जाएगी और इसका लाभ लोग देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से इसको भी लाएंगे। आर यू वरीड अबाउट सम स्टेट्स जो अभी तक क्लियर नहीं कर पाए हैं, जैसे जेएनके है, वहाँ पर? देखिए, जेएनके इज द ओनली स्टेट, कि एकमात्र है। उन धारा 370 की वजह से उनका अपना संविधान है। मेरी उनसे चर्चा हुई है, वहाँ के वित्त मंत्री से भी और मुख्यमंत्री जी से भी, और मुझे उम्मीद है कि वो शीघ्र ही जल्दी कदम उठाएंगे। और मुझे उम्मीद इसलिए है कि जेएनके में जब तक जीएसटी नहीं लागू होता तो उनके कंज्यूमर्स को, उनके ट्रेडर्स को
टैक्स 2 बार देना पड़ेगा, Double पहले tax इनपुट पे देना पड़ेगा और बाद में फाइनल प्रोडक्ट पे देना पड़ेगा। उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि जीएसटी चेन का हिस्सा नहीं है। राइट सर, ऑल्सो क्योंकि ज़्यादातर जो आइटम्स हैं उन्हें उन्हीं ब्रैकेट में रखा गया है जिससे कि ओवरऑल एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ना आए, लेकिन कई सारे आइटम्स हैं जिसमें रिलीफ भी दी गई है, खासकर जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए इकोनॉमिकली। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ओवरऑल दिस इज गोइंग टू बूस्ट कंजम्पशन रादर देन व्हाट वाज फियर्ड कि एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा? इन्फ्लेशनरी इसलिए नहीं होगा कि टोटल बास्केट है टैक्सेस की जो उसमें टैक्स रेट हमने रीजनेबल किया है, तो टैक्स का कैरेक्टर इन्फ्लेशनरी नहीं है, लेकिन कलेक्शन ज़्यादा हो सकता है, स्प्रेड बढ़ सकता है। और कई आइटम जो 28% में आने चाहिए थे उनको हम 18 में लाए हैं। तो एट सम पॉइंट, जैसे मेरी पिछली बार भी आपसे बात हुई थी बजट के बाद, आपने इंडिकेट किया था कि एट सम पॉइंट इंडिया विल हैव टू माइग्रेट टू अ लेसर स्लैब स्ट्रक्चर। अभी तो अर्ली डेज हैं, बट अभी तो बहुत 4 स्लैब इसलिए हैं क्योंकि अभी अगर हम 2 या 1 स्लैब करते तो फिर कुछ आइटम जो बहुत कम टैक्सेशन पे है उसको ज़्यादा बढ़ाना पड़ता, तो इन्फ्लेशनरी हो सकता था। दूसरा ये कि टैक्सेशन में भी एक इक्विटी है कि इनडायरेक्ट टैक्स क्योंकि हर आदमी को देना पड़ता है, तो हम उसमें ये परिस्थिति ना करें कि गरीब और अमीर की स्थिति एक जैसी हो। जो गरीब की कंजम्पशन के प्रोडक्ट्स हैं उसमें कम रहे और जो पैसे वाले लग्जरी के प्रोडक्ट्स हैं उनमें ज़्यादा रहे। ऑटो इंडस्ट्री सर काफ़ी परेशान है हाइब्रिड कार्स को लेकर। देखिए, पहले जो छोटी कार थी उसको रिलीफ दिया गया था, क्या उन्होंने वो रिलीफ कंज्यूमर को पास ऑन किया है या उन्होंने दाम बढ़ाए रिलीफ के बाद भी? बढ़ाए ही हैं ज़्यादा। और क्योंकि अगर बढ़ाए हैं तो ये प्रश्न उन्हें पहले अपने आप से पूछना चाहिए, अपनी प्राइसिंग पॉलिसी को सार्वजनिक करना चाहिए कि आपको हाइब्रिड स्मॉल कार्स के लिए रिलीफ दिया गया और वो आपने कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया, और अब आप कह रहे हैं जो लग्जरी व्हीकल्स हैं उसके लिए भी वही रिलीफ दो। एक तो जो लग्जरी का उपभोक्ता है वो ज़्यादा दे सकता है, और दूसरा पहले आप आम आदमी जो छोटी कार खरीदता था उसको रिलीफ पास ऑन करिए टैक्स रिबेट का। एक सर चल, इनफैक्ट इसी से मुझे ये सवाल भी सूझ रहा है कि एक तो एंटी प्रॉफिटरिंग मैकेनिज्म जो डेवलप किया गया है वो, अब अगर मैं एक आम उपभोक्ता की तरह देखूं इस मैकेनिज्म को, कंपनी जो भी बेनिफिट उन्हें मिलेगा जीएसटी आने के बाद वो पास ऑन करेगी या नहीं करेगी कंज्यूमर को, ये आप कैसे इंश्योर करेंगे इसमें? एक इसके लिए एक स्टैंडिंग कमेटी होगी, वो अगर इसमें वजन पाती है शिकायत में तो वो एक स्पेशलाइज्ड इंडिपेंडेंट पैनल होगा उसको देगी और वो पैनल इसके ऊपर निर्णय करेगा। सर और एक इनफैक्ट मैं आपको इसके लिए कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा, हमने जितने भी इंडस्ट्री लीडर्स से बात की है उन सबका ये कहना है कि ये सरकार कड़े फैसले लेने में डरती नहीं है, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी हो, अब जो कुछ हाल ही के और फैसले हैं उस पर मैं बात करता हूँ आपसे। एयर इंडिया, इसका डाइवेस्टमेंट मुझे नहीं लगता है आज से 2 सरकार पहले या 10 साल पहले कोई सोच भी सकता था इसके बारे में। एविएशन सेक्टर एक सक्सेस स्टोरी के रूप में आया है। एविएशन सेक्टर में आपकी एयरपोर्ट क्वालिटी पिछले 10-15 साल में बहुत सुधरी है, इंटरनेशनली कंपेरेबल है। प्राइवेट एयरलाइंस के आने के बाद भाड़े भी नियंत्रण में आए हैं, कंज्यूमर चॉइस भी बढ़ी है, और इसलिए अगर 85-86% पैसेंजर डोमेस्टिक एयरलाइन का प्राइवेट में सफ़र करता है तो 100% भी कर सकता है, उसमें कोई राष्ट्र की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। और हम एक ऐसी एयरलाइन चलाएं जिसमें टैक्स पेयर के पैसे से घाटा पूरा करें, ये तो उचित नहीं होगा। अब टैक्स केयर का पैसा हेल्थ केयर में जाए, एजुकेशन में जाए, म्यूनिसिपल फैसिलिटीज़ में जाए या एयरलाइन चलाने में जाए, ये निर्णय इस देश को करना पड़ेगा। बिल्कुल, बट पॉलिटिकली यू डोंट फियर एनी इम्प्लीकेशंस? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि इस देश के मानस ने जो एविएशन में एक सक्सेस स्टोरी देखी है, वो चाहेगा कि एयर इंडिया उस सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बने। बट यू विल हैव आई मीन जो भी मॉडल इवॉल्व होगा, समवेयर गवर्नमेंट विल हैव अ से। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, जो ग्रुप बना है वो फंक्शन कर ले, उसकी रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद ही कह पाऊंगा। दूसरा सर, हाल ही में इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी की मिस्टर ट्रंप से मुलाकात हुई,
H1B खैर उन्होंने टच नहीं किया, लेकिन उस पर कंसर्न्स काफ़ी हैं। नास्कॉम के भी प्रोजेक्शंस आपने देखे होंगे। एट सम पॉइंट विल इंडिया हैव टू टेक इट अप सीरियसली विद यूएस? डेफिनेटली, और मुझे लगता है जो उपयुक्त अवसर आता है और मौका मिलता है, इंडिया उसकी निश्चित रूप से बात करता है। और उसके पीछे कारण ये है कि जो भारतीय वहाँ IT में गए हैं, ये इलीगल माइग्रेंट्स नहीं हैं, ये हाईली स्किल्ड लेबर है, मोस्ट क्वालिफाइड। इनको दुनिया में कहीं भी रोजगार मिल सकता था और इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है। और इसलिए टू पुट देम एट पार विद एन इलीगल माइग्रेंट इज नॉट अ फेयर प्रोपोजिशन। राइट। पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करते हैं थोड़ी सर। एक तो GST अपने आप में इतना बड़ा रिफॉर्म जो कि आपने कर लिया, ऑपोजिशन के पास शायद ज़्यादा मुद्दे बचे नहीं हैं सरकार को घेरने के लिए, करप्शन का एक भी चार्ज आज तक लगा नहीं पाए हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं बार बार जो देशभक्ति या देश हित की बातें होती हैं, उसमें भी तोड़ मरोड़ के कहीं कभी सेक्युलरिज्म घुसाने की कोशिश की जाए, कभी आर्मी पर उंगली उठा दी जाए, कभी ये कभी वो। आई मीन व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? कि कमज़ोर देश रहे, कमज़ोर राज्य रहे, ये फिलॉसफी इस देश में चलेगी नहीं। इसलिए एक कड़ी आप देखिए, कोई एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज रखने वाले लोग, उनको इसमें भी लज्जा नहीं आती कि हम नारा लगाएं कि देश के टुकड़े टुकड़े। कुछ लगाते हैं जो कि देश पे हमला करने वाले बुरानवानी जैसे लोगों को एलुजाइज करना, उसको हीरो बनाना, आर्मी के ऊपर प्रहार करना। मुझे लगता है कि ये जो एक फिलॉसफी पैदा हुई है, इसकी देश के मानस में कोई स्वीकृति नहीं है। और कम से कम हम जिस राजनीतिक प्रतिपक्ष के लोग हैं, हम इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आपको लगता है ऐसी पार्टियों का भविष्य भी खतरे में है कुछ? देखिए, स्वाभाविक है, क्योंकि देश की जनता, कम से कम देश इतना कमज़ोर, बेचारा और मजबूर बन जाए, इसके लिए तैयार नहीं होंगी। बिल्कुल। चाइना के साथ जिस तरह के स्कर्मिशेस इस समय चल रहे हैं, एंड टू सम एक्सटेंट वी हैव लिटिल रफ और एजी रिलेशनशिप आई वुड से विद देम, स्पेशली ऑन ओबर ऑल्सो। हालांकि US ने भी रीआइट्रेट किया हमारा स्टैंड, बट इसे स्मूथ होता आप देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, मुझे लगता है कि अनसेटल्ड बॉर्डर के ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं और इस तरह की स्कर्मिश होती हैं। वहाँ गोली तो नहीं चलती, लेकिन स्टैंड ऑफ्स होते हैं, और फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद स्टैंड ऑफ समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्टैंड ऑफ भी समाप्त होगा। एक स्टैंड ऑफ सर जिसकी काफ़ी बात हुई है, वो दैट्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द RBI और द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आप क्या कहना चाहेंगे? स्टैंड ऑफ नहीं है। देखिए, कोई स्टैंड ऑफ नहीं है। इसमें हर सरकार की इच्छा रहती है कि ब्याज दर थोड़ी कम हो जाए, उससे विकास थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें अंतिम निर्णय हमारी व्यवस्था में RBI करता है, और मैं उस RBI के अधिकार के साथ कोई छेड़छाड़ हो, इसके पक्ष में नहीं हूँ। बट डू यू सी द नीड एज एन इकोनॉमिस्ट? अगर आप देखें इस समय देश को, मैंने आपको कहा कि सरकार की हमेशा इच्छा रहेगी, और आज तो मुद्रास्फीति वैसे भी नियंत्रण में है, प्राइस राइज कंट्रोल में है, इनफैक्ट और कम हो सकती है शायद, और इसलिए मेरी उम्मीद और बड़ी रहेगी। लेकिन इसका अधिकार RBI को है, ये रियलिटी है जो मुझे भी स्वीकार करनी पड़ती है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल होगा सर, सो कीपिंग इन माइंड कि थोड़ा रेवेन्यू साइड पे टेंटेटिव है सिनारियो इस समय, लेकिन GST रोल आउट हो रहा है, वी हैव लेफ्ट डिमोनेटाइजेशन बिहाइंड, कंजम्पशन बढ़ने की उम्मीद है। अगले 1-2 साल में ग्रोथ आपका आउटलुक क्या है? कंजम्पशन तो निश्चित रूप से बढ़ेगी, सरकारी खर्चा भी बढ़ेगा, विदेशी निवेश भी बढ़ेगा, लेकिन प्रयास सफलता तब आएगी जब निजी क्षेत्र भी निवेश करना शुरू करे। दैट इज नॉट हैपनिंग एक्चुअली राइट नाउ। वो एक हमारी अर्थव्यवस्था का कमजोर अंग है। बिल्कुल। सो डू यू एक्सपेक्ट अ सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड इन नेक्स्ट 2 years? देखिए, हम तो कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इकोनॉमी के पैरामीटर्स इतने साउंड आज तक कभी नहीं रहे। राइट। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। सबसे बड़ा रिफॉर्म आप रोल आउट करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट।